हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने अपने एक एक्ट को चालू किया था जिसका नाम था एलएलपी एक्ट 2008, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इस एक्ट में हमने अभी तक दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट है और वीडियो के तीसरे पार्ट में आज हम करने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है। जैसा कि हमने फीचर में भी पढ़ा था कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना एज कंपेयर टू कंपनी इजियर होता है, यानी कि कंपनी के मुकाबले एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना आसान होता है। तो हमने फीचर तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हम सीखेंगे कि एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार के जून 24 के आप एग्जाम में अगर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का शायद थर्ड या फोर्थ पार्टी पूछ रखा है कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन को बताए, यानी कि पॉइंट्स में बताए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में सबसे पहले हम स्टेप वाइज सीखेंगे कि कैसे कैसे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्टेन डीएससी, यानी कि जो पार्टनर होते हैं उनको ऑब्टेन करना पड़ता है। किसको? डीएससी को। सब देखिए, जो हमारा पहला स्टेप होता है हमारा ऑब्टेन डीएससी, यानी कि डीएससी का मतलब होता है, तो हमारे डीएससी की जो फुल फॉर्म होती है, डीएससी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है। तो सबसे पहले एलएलपी से हमें क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? डीएससी को ऑब्टेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, यानी कि सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में अप्लाई फॉर डीपी, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, कौन डीपी जो होते हैं, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमने पहले भी पढ़ा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डीपी लेना जरूरी होता है। डीपी का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो फिर डीएससी ऑब्टेन करने के बाद वो किसके लिए अप्लाई करते हैं? अप्लाई फॉर डीपी। डीपिन, और डीपिन के लिए कौन अप्लाई करते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को एक ही डीपिन मिलता है, यानी कि हर किसी के पास एक ही अपना यूनिक डीपिन होता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है गेट द नेम अप्रूवल, यानी कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें नेम अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि एलएलपी का नाम रखना चाहिए। नाम रखने के लिए हम अप्लाई करेंगे। अब एलएलपी का नाम रखने के बिना कोई ना कुछ शर्त होते हैं, यानी कि एलएलपी के नेम को रखने के लिए भी शर्त होते हैं हमारे। वो उस शर्त में क्या क्या चीजें होती हैं कि वो नाम सेम नहीं होना चाहिए, किसी भी कंपनी या एलएलपी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम बिल्कुल सेम भी नहीं होना चाहिए, सिमिलर भी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी ट्रेड, अगर कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर है और कॉपीराइट रजिस्टर है तो उससे भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यानी कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो नाम होना चाहिए एलएलपी का, वो कैसा होना चाहिए? यूनिक नेम होना चाहिए। कैसा नेम होना चाहिए? यूनिक नेम होना चाहिए। सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और नॉट सिमिलर टू एनी ट्रेडमार्क, यानी कि किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर हम एलएलपी का नाम रखते हैं तो वो नाम किसी भी कंपनी या एलएलपी से सेम नहीं होना चाहिए, या फिर वो सिमिलर किसी भी एलएलपी या कंपनी के नाम से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, सेम भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो नेम एक यूनिक नेम होना चाहिए, यानी कि वो नेम आज से पहले किसी ने रखा ना हो, और वो किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी ट्रेडमार्क से जैसा नहीं होना चाहिए एलएलपी का नाम। ये किसकी शर्त होती है? नेम रखने की शर्त होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद गेट द नेम अप्रूवल। अगर जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हुए टाइम ये सारी शर्तों को पूरे कर देते हैं तो उन्हें क्या मिल जाता है? एलएलपी का नेम मिल जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से मान लीजिए कि अली है। ठीक है। अली को अपनी एलएलपी बनानी है और अली ने अपने एलएलपी का नाम रख दिया रिलायंस एलएलपी। अब रिलायंस नाम तो मिलता जुलता है किसी कंपनी से, तो अली ये नाम नहीं रख सकता। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कोई भी एलएलपी का नाम रखते समय वो सेम नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, एलएलपी से, या फिर वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, वो नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, और वो किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ नेम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है, चौथा स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप। जैसे कि इनकॉर्पोरेशन फाइल, जब पार्टनर्स का ये तीनों शर्तें पूरी कर देते हैं फिर उनको इनकॉर्पोरेशन फाइल को फॉर्म को फाइल करना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास, जिसका नाम होता है फिलिप। क्या? फिलिप, यानी कि फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, फिलिप।
फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप। फिर उसके बाद क्या आता है कि हम ये सीखेंगे फिलिप फाइल करते वक्त फिलिप फाइल करते वक्त ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फिलिप फाइल करते वक्त ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पार्टनर को साथ के साथ सबमिट करना होगा, किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है, ई फॉर्म फाइल सबमिट करते समय। तो फिलिप के साथ जो फाइल अटैच होती है उसमें सबसे पहले आता है कंसेंट ऑफ पार्टनर। क्या? कंसेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। सेकंड है हमारा सब्सक्राइबर शीट, यानी कि हमारे एलएलपी में कितने पार्टनर है उसकी शीट होनी चाहिए, मतलब सारे पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड है हमारा डिटेल्स ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी की लेन देन कहां से हो रही है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एलएलपी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर होना चाहिए आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, यानी कि पार्टनर्स की आइडेंटिटी और उनका एड्रेस प्रूफ। अगर वो रेंट पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर उनकी अपनी जमीन है तो उस जमीन का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। वो चीज कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस रजिस्टर ऑफिस, यानी कि एलएलपी का जो भी रजिस्टर ऑफिस है, क्या? रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस का हमारे पास क्या होना चाहिए? एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास होना चाहिए लिस्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट है उसकी लिस्ट भी हमें जमा करानी पड़ेगी, किसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, किसके साथ? फिलिप फॉर्म को फाइल करते वक्त। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा एनओसी होनी चाहिए। अगर मान लो कि एलएलपी का नाम किसी ट्रेडमार्क ओनर के उससे मिलता जुलता हुआ है, सिमिलर है या सेम है, तो उससे उन्हें एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी ट्रेडमार्क ओनर से, अगर एलएलपी का नाम किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ है तो पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जब पार्टनर सबसे पहले क्या करते हैं, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले वो ऑब्टेन करते हैं डीएससी सर्टिफिकेट। डीएससी सर्टिफिकेट का मतलब हमने पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद हमारा अगला था अप्लाई फॉर डीपिन। फिर जो पार्टनर होते हैं यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो डीपिन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर हमारे गेट द नेम अप्रूवल, फिर वो अपने नेम अप्रूवल के लिए फाइल करते हैं कि उनको नेम अप्रूवल मिल सके। नेम अप्रूवल करते समय उनको ये ध्यान रखना होता है कि एलएलपी का नाम किसी भी एलएलपी या कंपनी से सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। एलएलपी का नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए और किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ नाम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फिर वो क्या करते हैं, फाइल इनकॉर्पोरेट फॉर्म फिलिप, यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फाइल करते हैं आरओसी के पास, जिसको बोलते हैं हम फिलिप के साथ। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या अटैच करना चाहिए? कंसेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर के कंसेंट होने चाहिए कि हमारे कंसेंट से ये फिलिप फाइल हम फॉर्म करवा रहे हैं। फिर उसका एड्रेस प्रूफ भी साथ के साथ जमा कराना है, अटैच करना है। फिर उसके बाद रजिस्टर ऑफिस एड्रेस प्रूफ, यानी कि जहां पे एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ भी उनको सबमिट कराना है। फिर अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी, यानी कि ऑब्जेक्टिव के जो एलएलपी के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी हमें फिलिप के साथ अटैच करके देना है। फिर अगला है हमारा एनओसी ऑफ ट्रेडमार्क। अगर हमारे एलएलपी का नाम किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो उसका एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट उस ट्रेडमार्क के ओनर से लेना होगा और उसे हमें डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। यह हमारा क्या था, फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप के साथ अटैच होने वाले डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद कौन सा हमारा वो आता है, फिर उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है कि जब हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है फिर विद इन द 30 डेज, कितने दिन के अंदर 30 दिन के अंदर पार्टनर्स को यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और एलएलपी के सारे पार्टनर्स को मिलके क्या बनाना पड़ता है? एलएलपी एग्रीमेंट। हमने एलएलपी एग्रीमेंट अपने कल की क्लास में पढ़ा था अच्छे से कि एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। मैं जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती है और एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद हमारा एक और पॉइंट जो रह जाता है कि जब हम इनकॉर्पोरेट फॉर्म मतलब फिलिप फाइल जब फॉर्म करते हैं, क्या फिलिप फाइल जब हम फॉर्म करते हैं तब आरओसी के पास, किसके पास? आरओसी के पास। अगर आरओसी किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है या फिर वो अगर कोई भी सर्टिफिकेट मंगाता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी के मेंबर्स या पार्टनर से मंगवाता है तो उनको विद इन 15 डेज, कितने डेज के अंदर विद इन 15 डेज के अंदर
आरओसी को वो जमा कराना पड़ेगा। क्या, कितने दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर उनको वो फिलिप फाइल जमा कराना, या फिर वो जिस चीज की भी डिमांड करते हैं वो उन्हें जमा कराना पड़ेगा। इन द केस 15 दिन के अंदर अंदर वो उस फाइल को वो जमा करा देते हैं और फिर भी आरओसी जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होती है और वो दोबारा किसी चीज की डिमांड करती है, तो उसके बाद भी प्लस 15 डेज की मोहलत उनके पास और होती है कि आने वाले 15 डेज के अंदर अंदर वो आरओसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि उनको जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने तो वो वेरीफाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं कि हम जो अल्टीमेट डेज होते हैं आरओसी को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि उनको उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी छूट गए हैं या फिर कोई भी करेक्शन वगैरह उनको कंप्लीट करने के लिए टोटल हमारे पास कितने डेज होते हैं, 30 डेज का समय होता है अल्टीमेट। ठीक है, इतने डेज के अंदर अंदर आरओसी को जो भी उनकी डिमांड है या फिर जिस चीज से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो उनको वो जमा कराना होता है। तो ये था क्या हमारा फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म एलएलपी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइल एलएलपी एग्रीमेंट। ये मैंने बता दिया कि 30 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पार्टनर्स के ऊपर ये मैंडेटरी होता है कि वो एलएलपी एग्रीमेंट बनाए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टनर क्या ऑब्टेन करते हैं, डीएससी सर्टिफिकेट। डीएससी का मतलब क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सबसे पहले पार्टनर्स को ऑब्टेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो हमारे एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, किसके लिए, डीपिंग के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद गेट द नेम अप्रूवल। फिर वो नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। नेम अप्रूवल के लिए सबसे पहले उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो एलएलपी का नाम है वो किसी भी कंपनी से या एलएलपी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए और किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हुआ वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, यानी कि फिलिप फॉर्म फाइल करना पड़ता है। फिलिप फॉर्म फाइल करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें अटैच करना होता है एलएलपी में, जिसमें सबसे पहला आता है कंसेंट ऑफ पार्टनर, फिर सब्सक्राइबर शीट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर ऑफिस एंड एनओसी ऑफ ट्रेडमार्क एजेंट, यानी किसी भी ट्रेडमार्क से एलएलपी का नाम मिलता जुलता है तो उन्हें जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी जब फिलिप फाइल फॉर्म करते वक्त अगर आरओसी सेटिस्फाई नहीं है तो वो डिमांड कर सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए और वो डॉक्यूमेंट्स पार्टनर को जमा कराने पड़ेंगे विद इन 15 डेज। 15 डेज के बाद अगर जब भी आरओसी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनको अनदर 15 डेज और मिलते हैं डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली उनके पास 30 डेज होते हैं किसको, आरओसी को सेटिस्फाई करने के लिए और फिलिप फॉर्म फाइल करने के लिए, अप्रूवल करवाने के लिए। फिर उसके बाद जब हमारी एलएलपी तैयार हो जाती है, क्या, जब उसके बाद हमारी एलएलपी तैयार हो जाती है फिर उसके बाद विद इन 13 डेज एलएलपी बनने के 30 डेज के बाद पार्टनर्स को क्या बनाना पड़ता है, एलएलपी एग्रीमेंट को बनाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी था। इसके ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट्स है और 5 पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे से पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 था। आने वाले वीडियोस में जल्दी हम इस एक्ट को खत्म करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।